नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। भीलवाड़ा में बजरी माफिया के खौफ पर अब राजनीति शुरू। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। पायलट ने कहा दोषियों को सजा देंगे। राज्यसभा चुनाव को लेकर नहीं थम रही गहमा गहमी। पायलट ने कहा भ्रम फैला रही है बीजेपी, नंबर्स हैं कांग्रेस के पास। राजस्थान में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। आज दिखे 144 केस। जयपुर में एक घर से मिले 26 संक्रमित। और जासूसी के आरोप में बीकानेर से गिरफ्तार दोनों आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड। गोपनीय सूचनाएं साझा करने का था आरोप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कोरोना संक्रमण से जुड़ी ये खबर है। जयपुर के सुभाष चौक में एक ही परिवार से 26 कोरोना संक्रमित लोगों की जानकारी मिली है। दरअसल कहा जा रहा है कि इनमें से किसी भी मरीज में लक्षण नहीं थे और बाद में सैंपलिंग के बाद कोरोना की पुष्टि हुई है। तो बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज मिले हैं। जयपुर की ये खबर आपके सामने हम रख रहे हैं। इसमें एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना संक्रमण के मामले जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं और ये जयपुर से ही खबर आती हुई कि एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ रहे हैं जयपुर के CMHO नरोत्तम शर्मा से। फोन लाइन के जरिए वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरोत्तम जी, एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, किस तरह से इनकी पहचान हुई? क्या इनके इसी परिवार से कोई और शख्स पहले पॉजिटिव पाया गया था? नरोत्तम जी, आप मेरी आवाज मिल रही है? हम नरोत्तम जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बता दें कि बिना लक्षण वाले कोरोना मरीज जयपुर से मिले हैं। एक ही परिवार के ये लोग हैं 26। इस समय ये लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ये जो पूरा मामला है ये केस रामगंज का है, जो ऑलरेडी एक एपी सेंटर कहा जाता है और एक ही परिवार के 26 लोग यहाँ संक्रमित पाए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामस्वरूप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामस्वरूप, बड़ी खबर जयपुर से आती हुई, रामगंज से आती हुई, एक ही परिवार के 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। क्या है पूरा मामला रामस्वरूप? देखिए, ये आज सुबह की रिपोर्ट उससे पता चला है कि एक ही जो परिवार है, बड़ा परिवार है, जिसमें 26 सदस्य जो है कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें एक और बड़ी बात हमें लापरवाही देखने को मिली है कि इस परिवार की एक महिला जो है वो 7 जून को ट्रेन के जरिए कोलकाता चली गई। तो उसकी क्योंकि सिम्टम किसी भी तरह के नहीं थे, जैसा कि आपने अभी बताया था सभी को, तो उसी परिवार की जो एक महिला है वो अब जब ट्रेन के जरिए जयपुर से रामगंज से निकल करके ट्रेन के जरिए वो कोलकाता की तरफ चली गई है, तो उस दरमियान वो और कितने लोगों के संपर्क में आई, ये एक बहुत बड़ा डरावना आंकड़ा और बढ़ सकता है। क्योंकि जिस तरह से जब से वो रामगंज से निकल के चाहे ऑटो से गई हो, चाहे टैक्सी से गई हो या फिर किसी और साधन से वो वहाँ तक गई हो जयपुर जंक्शन तक, तो वहाँ पर किस तरह की, हालांकि सोशल डिस्टेंस की पालना वहाँ ट्रेनों में की जाती है ऐसा बताया जाता है, लेकिन ट्रेन के अंदर वो किस तरह के संपर्क में, कितने लोगों के संपर्क में आई होगी ट्रेन की बोगी के अंदर, या फिर उतरने के बाद कितने लोगों के संपर्क में वहाँ पर आई होगी, तो ये एक और बड़ा कह सकते हैं कि डरावना आंकड़ा हो सकता है। क्योंकि सिम्टम किसी भी तरह का नहीं पाया जाया था, इसके बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन ये क्योंकि अब सैंपलिंग बड़ी तेजी से प्रदेश में हो रही है, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा गति से बढ़ गई है। हालांकि शुरुआत में राजस्थान में टेस्टिंग हो ही नहीं रही थी, लेकिन अब प्रतिदिन करीब 18-19 हज़ार टेस्टिंग जो है राजस्थान में होती है और यह आंकड़ा जो है बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में करीब 40 हज़ार तक पहुंचेगा। तो ये हकीकत क्या है, वास्तविकता क्या है, वो टेस्टिंग जब अधिक से अधिक होगी तभी वास्तविकता सामने आ पाएगी। और इसी का परिणाम है कि जो रामगंज का जो आज जो 61 केस जयपुर शहर में पॉजिटिव पाए गए हैं सुबह की रिपोर्ट में, तो उसके लिहाज में एक ही परिवार के 26 जो सदस्य वो संक्रमित मिले हैं। बिल्कुल रामस्वरूप, स्थिति काफी गंभीर होती हुई राजस्थान की राजधानी जयपुर से ये खबर आती हुई कि एक ही परिवार, रामगंज में ये परिवार है, उसमें 26 लोग एक साथ यहाँ कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और जैसा कि हमारे संवाददाता रामस्वरूप बता रहे थे कि वो एसिम्प्टोमेटिक है, उनमें कोई सिम्टम्स नजर नहीं आए हैं कोरोना के। रामस्वरूप, आप हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि बजरी माफिया के हमले से
एसडीएम के ड्राइवर की मौत हो गई है और भीलवाड़ा से लेकर जयपुर तक कोहराम मच गया है इस खबर को लेकर। इस मसले पर अब राजनीति भी होने लगी है। बीजेपी इसे लेकर कानून व्यवस्था का सवाल उठा रही है। दरअसल सोमवार को भीलवाड़ा के जहाजपुर इलाके में बजरी माफिया पर कार्यवाही के लिए एसडीएम एक टीम लेकर पहुंचे थे, लेकिन बजरी माफिया ने इस टीम पर ही हमला कर दिया और अपना वाहन एसडीएम के ड्राइवर पर चढ़ा दिया। ड्राइवर कुलदीप शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। उपखंड अधिकारी जी बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उपखंड अधिकारी जी की लापरवाही से अपने ड्राइवर को भी नहीं बचा पाए, अपने ड्राइवर की हत्या हो गई। तो मैं इसमें संपूर्ण दोष उपखंड अधिकारी पर मानता हूं। वहीं अब इस मसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी इसे कानून व्यवस्था का मसला बता रही है, तो सरकार की ओर से कड़ी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। बजरी माफियाओं के, खनन माफियाओं के साथ जो सरकार का जो सांठगांठ है, उसकी गूंज विधानसभा में भी हुई है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री भरत सिंह जी ने तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सरकार निश्चित रूप से मुझे लगता है शक के घेरे में है और यही कारण है कि वो कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही। बड़ा दुखद है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी है, कोई भी व्यक्ति हो, उसको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की अगर घटनाएं सामने आती हैं तो मैं समझता हूँ समाज में एक बहुत नकारात्मक संदेश जाता है। विपक्ष का काम तो इस्तीफा मांगने का है, लेकिन हमारा काम है कि हम संजीदगी से, संवेदनशीलता से लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरें और दूसरी दिशा में हम लोग सब मिलकर काम। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय बोरा, हमारे रेजिडेंट एडिटर जयपुर से जुड़ चुके हैं। संजय जी, पहली बार नहीं है कि जिस तरह बजरी माफिया का खौफ दिख रहा है, राजस्थान में पहले भी इस तरह की घटनाएं दिखती रहती हैं। आखिरकार इनकी वजह क्या दिखती है आपको? रितिका, इसकी सबसे बड़ी एक वजह यह है कि एक तो राजनीतिक संरक्षण और दूसरा जो वसुंधरा राजे सरकार आई थी 2013 में, तो उसने एक सिस्टम बदल दिया था। पहले जहां लिकर ट्रेड में उन्होंने ये किया कि एक जो डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ करते थे कॉन्ट्रैक्ट्स, उनको जोड़ करके और एक स्टेट लेवल पे शॉप लेवल के कॉन्ट्रैक्ट्स देने शुरू किए। वहीं उन्होंने ये सैंड माइनिंग में इसका बिल्कुल उल्टा किया। वहाँ पे अलग अलग इलाकों के ठेके के बजाय उन सबको एक कलेक्टिव ठेका जो है वो हर इलाके का दिया जाने लगा। तो उससे क्या हुआ कि बड़े बड़े जो लोग थे वो इसमें जो आने लगे। पहले छोटे छोटे ठेकेदार हुआ करते थे तो उनकी इतनी पॉलिटिकल ताकत नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब इसको कलेक्टिवली जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने लगे तो वहाँ पे ज़्यादा पैसे वाले लोग ही उसमें शामिल हो सकते थे और उन लोगों के पास राजनीतिक ताकत भी थी और उनके पास आर्थिक ताकत भी है। तो इसलिए उनको रोक पाना पुलिस के लिए और जो निचले तबके के अधिकारी हैं उनके लिए संभव नहीं हुआ है। और ये जितना कुछ भी है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार रही हो या चाहे अभी, इसको कोई संभाल नहीं पाया है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना ये सब नहीं हो सकता। बिल्कुल संजय जी, बीजेपी के वक्त भी इस तरह की वारदातें दिखती थी और आज वो खुद कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोटेक्शन को भी लेकर यहाँ खड़ा होता है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोटेक्शन तो है ही। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़े बड़े जो नेता हैं, आप इन ठेकेदारों के साइलेंट पार्टनर के रूप में तो वही लोग हैं। हम चुनाव के दौरान जब पूरा घूमे थे, विधानसभा चुनाव के दौरान, तो खासकर ये बनास का जो इलाका है, टोंक सवाई माधोपुर वाला, वहाँ पे ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने बाकायदा नाम लिए, मैं यहाँ पे नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने बाकायदा नाम लिए कि उनके इलाके के फलाना एमएलए हैं या स्टेट का जो लीडर है सत्ताधारी पार्टी के, वो लोग यहाँ पे साइलेंट पार्टनर हैं। और जब हम विरोध करते हैं इस माइनिंग का या ये जो अवैध ट्रक यहाँ से निकलते हैं, जब हम इनका विरोध करते हैं तो पुलिस द्वारा हमारे खिलाफ झूठे केसेस दर्ज कर दिए जाते हैं। लेकिन आज जो हालात है वो आम नागरिक की बात नहीं हो रही है। आप इन माफिया का खौफ देखिए कि धौलपुर के एसपी पर फायरिंग होती है बजरी माफिया द्वारा। जब पुलिस का एक एसपी, जिले का कप्तान अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की हम कहाँ बात करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, और यहाँ पर सरकार की व्यवस्थाएं कितनी वल्नरेबल, कितनी कमज़ोर नज़र आती हैं इन लोगों के सामने। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक और खबर पर आपके साथ जुड़ूंगी। अपने दर्शकों को बता दें कि अब राज्यसभा की 3 सीटों के लिए राजस्थान में 19 जून को चुनाव हैं और जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आ रहा है, राज्य की राजनीति में भी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये जानते हुए भी कि बहुमत किसके पास है, बीजेपी ने दूसरा उम्मीदवार खड़ा किया है। दरअसल राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों पर चुनाव हैं। एक उम्मीदवार को 51 वोट चाहिए और इस हिसाब से 107 विधायकों के साथ कांग्रेस 2 और 73 विधायकों के साथ बीजेपी 1 सीट ही जीत सकती है। फिर भी उसने 2 उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। और इस बीच भास्कर अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिकायत की है कि उनको दिल्ली से बीजेपी नेताओं के फोन आ रहे हैं और लालच दिया जा रहा है। अब बेवजह भ्रम फैलाकर कोई अगर पैदा करना चाहता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बहुमत इसके पास हम सब जानते हैं, कोई किसी को चिंता की ज़रूरत नहीं है। और पिछली बार जब हम लोग विपक्ष में थे तब कांग्रेस पार्टी ने एक निर्दलीय व्यक्ति को समर्थन किया था, चुनाव हुआ था। इस बार भी भाजपा ने एक और उम्मीदवार खड़ा किया है ताकि चुनाव हो, अनअपोज्ड चुनाव ना हो। लेकिन इस प्रकार भ्रम फैलाकर कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। संजय बोरा हमारे रेजिडेंट एडिटर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संजय जी, यहाँ डिप्टी सीएम सचिन पायलट काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं और इनडायरेक्टली यहाँ बहुमत होने का दावा भी कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं, आपका गणित क्या कहता है, सियासी समीकरण क्या बैठ रहे हैं और बहुमत किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है? संजय देखिए, बहुमत तो कांग्रेस के पक्ष में है ही। उसकी सरकार है, उसके पास 107 विधायक हैं। उसके अलावा जो निर्दलीय हैं उनमें से भी ज़्यादातर कांग्रेस के ही बागी उम्मीदवार हैं और उन्होंने साफ कहा है कि वो कांग्रेस को वोट देंगे। और भी जो दूसरी पार्टियां जैसे सीपीएम है, उसके 2 विधायक हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो कभी बीजेपी को वोट दे ही नहीं सकते। तो कुल मिलाकर कांग्रेस के पास करीबन 125 वोट होते हैं और जब एक उम्मीदवार को सिर्फ 51 वोट चाहिए तो कांग्रेस के पास उससे भी कहीं ज़्यादा वोट है। ऐसे में ये बड़ी अजीब सी बात है कि बीजेपी ने एक और उम्मीदवार खड़ा किया है, क्योंकि कांग्रेस भी अगर चाहे तो तीसरा उम्मीदवार नहीं जिता सकती 125 वोट होने के बावजूद। तो उसने सिर्फ 2 खड़े किए। बीजेपी के पास 73 वोट है, वो 1 जिता सकती है, लेकिन उसने 2 खड़े किए। जाहिर है कि जो हम गुजरात में देख रहे हैं, जो हमने पहले कर्नाटक में देखा, जो मध्य प्रदेश में देखा कि बीजेपी ने तोड़फोड़ की कोशिश की, पोचिंग की कोशिश की है, वो यहाँ पे उसने अगर ना भी कर पाए तो उसने कम से कम एक फियर क्रिएट करने का कोशिश की, कांग्रेस के रैंक में एक डर पैदा करने की कोशिश की है। और उसके स्टेट प्रेसिडेंट ने भी बयान दिया है कि हमने दूसरा उम्मीदवार जो खड़ा किया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब आपके पास वोट नहीं है तो आप कैसे जीतेंगे? तो उनका कहना है कि हम चाहते हैं कि जो लोग असंतुष्ट हैं उनके पास एक मौका है सरकार से अपनी नाराजगी जताने का। ये सिर्फ एक कवर है, आवरण में आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इसका साफ इंडिकेशन है कि आप तोड़फोड़ की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी खबरें आई भी हैं, हमने भास्कर की खबर का हवाला दिया है और कुछ निर्दलीय विधायकों से हमारी बात भी हुई है, तो उनका कहना है कि उनको बाकायदा उनसे संपर्क साधा गया है। जी संजय जी, शुक्रिया तमाम बातों के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें राज्यसभा की 3 सीटों पर 19 जून को चुनाव है और उसी को लेकर यहां राज्य में गहमा गहमी देखी जा रही है। बढ़ते आगे, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। ट्वीट कर प्रताप सिंह ने लिखा, जब जनता मांगती है रोटी और राशन तो देते हैं केवल भाषण। संकट में राहत देने के बजाय जनता की जेब पर लगातार हो रहा है वॉर। आखिर आपदाओं में भी अपना पेट भरने में क्यों लगी हुई है मोदी सरकार? जब पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल सस्ता हो रहा है, इस वक्त क्रूड ऑयल के दाम कम हो रहे हैं, लेकिन केंद्र की सरकार जो जनता के हितैषी होने का दम भरती है और झूठ बोलकर अपने राजनीतिक हथकंडों को पूरा करना चाहती है, वो सरकार लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर, पेट्रोल डीजल पर टैक्स लगाकर जो लाभ जनता को मिलना चाहिए जनता को नहीं दे रहे हैं। आज पेट्रोल और डीजल 30 से 35 रुपए सस्ता हो सकता है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर क्रूड ऑयल के दाम बहुत ज़्यादा थे और आज क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया। उस वक्त दाम जितने थे उसका आज 40% भी दाम नहीं है। तब पेट्रोल डीजल सस्ता था, आज पेट्रोल डीजल महंगा है। बढ़ते हैं आगे, जासूसी के आरोप में सोमवार को बीकानेर से गिरफ्तार 2 युवकों को जयपुर की विशेष कोर्ट में पेश किया गया।
कोर्ट ने इन दोनों आरोपियों को 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इन दोनों पर आरोप है कि ये लोग भारतीय सेना की गोपनीय जानकारियां जैसे गोला बारूद के फोटो और सेना की टुकड़ी में सैनिकों की संख्या की जानकारी ISI को भेजते थे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 1800-300-26072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241-44981 or visit www.srku.edu.in. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। आज 144 नए मरीज सामने आए हैं और 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार पहुंच गया है। मृतकों की संख्या भी बढ़कर 251 हो गई है। वहीं सरकार का कहना है कि वो रोजाना 25,000 टेस्ट रोज करा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान 10,000 का आंकड़ा पार करने वाला 5वां राज्य बन गया है। तो लगातार यहाँ ग्राफ कोरोना मरीजों को लेकर बढ़ता जा रहा है। राजस्थान में संक्रमण तेजी से अपने पैर पसारता हुआ और आज ही 144 नए मरीज सामने आए हैं और 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। जुड़ते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, राजस्थान में स्थिति बेहद गंभीर होती हुई दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और आज ही 144 नए मरीज सामने आए हैं। रामस्वरूप। बिल्कुल, ये आज सुबह 10:30 बजे की रिपोर्ट है, जिसमें कल रात को 8 बजे से लेकर के आज सुबह 10:30 बजे तक की, यानी कि करीब 12 घंटे की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 144 केस नए आज सुबह देखने को मिले हैं। अभी थोड़ी देर में एक और अपडेट आने वाला है, लेकिन काफ़ी चिंताजनक केस है। जो संख्या लगातार बढ़ रही है, जिस तरह से आज सुबह की रिपोर्ट में जो 144 केस नए आए हैं, उनके साथ ही 5 नए मरीजों की मौत भी का आंकड़ा भी इसमें देखा गया है। तो ऐसे इसी तरह से कल की बात करें तो कल एक ही दिन में जो है करीब 350 के आसपास, यानी कि 277 केस कल पॉजिटिव मिले थे और 6 लोगों की मौत कल हुई थी। तो कल 6 की दिन की मौत हुई थी, रात में और 5 की मौत हुई है। तो ऐसा करके करीब 11 लोगों की मौत बीते कुछ घंटों में हुई है, 1.5 दिन में। तो ये आंकड़ा काफ़ी डरावना है, काफ़ी चिंताजनक स्थिति है। न केवल अब
शहरों में बल्कि गांवों तक कोरोना ने काफ़ी पैर पसारे हैं और लगातार केस बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ में ये कह सकते हैं कि रिकवरी रेट राजस्थान की काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। आज सुबह तक की बात करें तो जो 11,020 मरीज अभी तक पॉजिटिव पाए गए हैं, उनमें से 8,182 मरीज जो है वो स्वस्थ हो चुके हैं। जो रिकवरी का जो रेट है वो 74.24% पहुंच गया है। तो कह सकते हैं कि ये राहत की खबर है कि 100 में से करीब 75 लोग जो है वो पॉजिटिव होने के बावजूद भी ठीक हो रहे हैं। लेकिन आंकड़ा जो लगातार बढ़ रहा है वे काफी डरावना है। जी रामस्वरूप, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो रिकवरी रेट के बारे में बता रहे थे हमारे संवाददाता कि वो अच्छा है, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ ये भी है कि आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इधर आपको बता दें कि सरकार का दावा है कि वो रोज 25,000 टेस्ट करवा रही है। 5,18,350 टेस्ट किए हमने पूरे कंट्री में। 40 लाख के करीब टेस्ट हुए अब तक, उसमें राजस्थान ने 5,18,350 टेस्ट किए हैं। हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 0 से हमने शुरू किया था 2 मार्च को, आज 25,150 टेस्ट पर डे करने की कैपेसिटी है। और 15 दिन बाद 40,000 टेस्ट पर डे करने में हमारी स्थिति होगी, जो कि कंट्री की हाईएस्ट स्थिति होगी। ये जो लॉकडाउन का पीरियड था, इसको हमने फुली यूटिलाइज किया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए राजस्थान में। और उसी के तहत जैसा मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है 33 जिलों में टेस्टिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। 1 महीने में ये टारगेट भी हम अचीव कर लेंगे, ताकि किसी को भटकना नहीं पड़े। वहीं कल से राज्य में सभी बड़े शॉपिंग मॉल्स और बाजार खुल गए हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। सभी के चेहरों पर मास्क लगाने और हाथों को सैनिटाइज करने के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क में भी हर तरह के एहतियात देखे जा रहे हैं। लोगों का तापमान देखा जा रहा है, उसी के बाद एंट्री दी जा रही है। हालांकि अभी लोगों का ज्यादा मूवमेंट इन मॉल्स में शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरुआती तौर पर देखें तो ठीक ठाक चहल पहल शुरू हो गई है। मॉल के अंदर जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वे भी सभी खुल गए हैं और सभी ने सिटिंग अरेंजमेंट नई गाइडलाइंस के तहत किया है। काफ़ी टाइम बाद ये पार्क खुला है, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है कि मतलब इतनी सिक्योरिटी है, सब कुछ टेम्परेचर लिया जा रहा है, हाथ सैनिटाइज हो रहे हैं, लोग आ रहे तो चेकिंग हो रही है, सैनिटाइजिंग हो रही है बाहर पूरी प्रॉपर। मतलब काफ़ी अच्छा, थोड़ा सेफ फील हो रहा है, थोड़ा मतलब रिफ्रेश भी हो रहा है कि बाहर आके हम सब मतलब इतना देख पा रहे हैं, सब कुछ ज़िंदगी वापस धीरे धीरे अपनी मोड़ पे आ रही है, मतलब सही से आ रही है। बस थैंक यू। वहीं लॉकडाउन की वजह से इस साल हजारों शादियां नहीं हो पाई। अभी भी 50 से ज़्यादा लोगों को शादी की इजाज़त नहीं है। ऐसे में राजस्थान के कई होटल मालिकों ने शादी समारोह के लिए स्पेशल पैकेज तैयार किए हैं। अमूमन शादी समारोह में लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन अब जो पैकेज तैयार किए गए हैं उसके मुताबिक कुछ ही हजार में शादी का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। अब कई परिवार अपने बेटे बेटियों की शादी इसी पैकेज के तहत सीमित संसाधनों में करवा रहे हैं। क्या है ये पैकेज, ये जानने के लिए होटल संचालक से बात की हमारे संवाददाता रामस्वरूप ने। आखातीज की तरह कई अबूझ सावे इस बार जो है लॉकडाउन की वजह से वहाँ पर शादियाँ नहीं हो पाई है। ऐसे में अब हम देखा जा रहा है कि शादियों की परमिशन मिली है सरकार की तरफ से, लेकिन कई तरह की पाबंदियाँ रखी गई है। ऐसे में कई होटल्स वाले ऐसे हैं जिन्होंने शादी समारोह के आयोजन के लिए अलग अलग तरह के पैकेज बनाए हैं। क्या पैकेज है ये हम जानेंगे होटल संचालक से। पवन गोयल जी हैं हमारे साथ में। पवन जी, किस तरह के पैकेज बनाए हैं, क्योंकि अलग अलग गाइडलाइन आ रही है, नए नए नियम आ रहे हैं, तो किन बातों को ध्यान रखा जा रहा है, क्या व्यवस्था की जा रही है? देखिए, ये अचानक लॉकडाउन हुआ जैसा कि किसी को भी नहीं पता था, तो सारी होटल्स बंद हुए, बैंक्वेट्स बंद हुए, और जिनके पहले प्रोग्राम तय थे कि शादियों के, और वो सारे कैंसिल हुए लॉकडाउन की वजह से। और बीच में शादियों को देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि 20 लोगों तक आप शादी समारोह कर सकते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने 50 लोगों तक की परमिशन दी। तो उस परिस्थिति में हम लोगों ने सोचा कि कम स्टाफ में उनकी ज़रूरत का और पर्याप्त सुविधा हम क्या दे सकते हैं, तो हमने उसका एक पैकेज निकाला कि 50 लोगों की शादी में हम अधिक से अधिक उनको क्या सुविधाएं दे सकते हैं। थोड़ा ये बताइए कि जिस तरह से व्यवस्थाएं किस तरह की कर रखी है आपने। हमने देखा कि अलग अलग दूर कुर्सियाँ रखी हुई है, कुछ कस्टमर अभी आके देख के गए भी हैं पैकेज के बारे में जानने के लिए। इंतजाम क्या किए गए? देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का जो सबसे बड़ा हमने वो रखा है, क्योंकि ये जो बैंक्वेट है ये 250 से 300 लोगों का है, लेकिन हमने इसको कन्वर्ट किया है 50 लोगों की सिटिंग के हिसाब से, क्योंकि हम कोरोना महामारी को देखते हुए
और इसके वायरस के स्प्रेड को देखते हुए जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उसको ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ सिर्फ 50 लोगों की सिटिंग रखा है और एक डिस्टेंस को लेके ही चेयर, जिन पे 8 चेयर लगती थी हमने उसमें सिर्फ 3 या 2 चेयर लगाई है कि एक डिस्टेंस मेंटेन रहे और सर्विस भी हो, तो वो भी हम डिस्पोजेबल में करते हैं। स्टाफ को हमने पूरा ट्रेन, ग्लव्स पहन के, मास्क लगा के, ये सारी चीज़ें हम लोग उस तरह से रखते हैं और उनको जो गेस्ट आते हैं उनको भी एडवाइस करते हैं कि वो डिस्टेंस को फॉलो करें। और अभी हम जो पैकेज दे रहे हैं उसमें हम उनको खाना भी दे रहे हैं, पंडित है और मंडप की व्यवस्था है, डेकोरेशन की है, लाइट म्यूज़िक है और ये स्टेज की फैसिलिटी है, ढोल वगैरह है, मतलब एक जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें हम सुविधा करवा रहे हैं, क्योंकि अभी लॉकडाउन देखा है और ज़्यादा पैसा इस वक्त खर्च भी नहीं कर सकते, तो कम पैकेज में जो इधर उधर भागना भी नहीं पड़े, परेशान भी नहीं हो, तो हम एक अच्छा पैकेज उनको हम दे रहे हैं। अलग अलग जगह हमने इस बार देखा भी था कि लॉकडाउन के दरमियान जो है शादियाँ भी हुई, लोगों ने मास्क लगा करके शादी समारोह का आयोजन भी किया सरकार से परमिशन लेकर के। अब सिर्फ उपखंड अधिकारी को सूचना देनी होती है, उसके बाद में शादी समारोह का आयोजन किया जा सकता है। और होटल्स ने भी, संचालक जो है उन्होंने भी इस बार अलग तरह के पैकेज का निर्णय लिया है। जयपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए रामस्वरूप लामरोड। वहीं बाड़मेर के चितलवाना से एक और बड़ा टिड्डी दल पहुंचा। रात तक टिड्डी उड़ती रही और तकनीशियन इसके बैठने का इंतजार करते रहे। अजमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, भीलवाड़ा के कई हिस्सों में बची कुची टिड्डी छोटे छोटे दलों में घूमकर हरियाली को चट कर गई। अजमेर में बड़ा दल है। जोधपुर में अनेक जगहों पर टिड्डी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को छकाया हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नौसर गांव में टिड्डी प्रभावित इलाकों का जायजा भी लिया। जोधपुर में बावड़ी, सेखाला, फलौदी, लोहावट और शहर के आसपास के कई हिस्सों में टिड्डी दल घूम रहा है। कृषि विभाग दमकल, ट्रैक्टर सहित अन्य साधनों से पेस्टिसाइड स्प्रे कर इन्हें भगाने का काम कर रहा है। चलिए, स्वराज राजस्थान में आज इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।